प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग आर्मी नर्सिंग के तीसरे सेट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए एक मस्त रिवीजन के लिए, जो जो बच्चे नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए आते हैं प्रश्न की ओर। मेरु रज्जा तंत्रिकाओं की संख्या क्या है? तो बच्चों, मेरु रज्जा तंत्रिकाओं की संख्या आपको 31 जोड़ा है। पर ध्यान रखना है, देखिए आपका शरीर का हर गतिविधि को कंट्रोल करने वाला मस्तिष्क है। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हाथ ऐसे कर रहे हैं, ये सारा चीज का कंट्रोल कौन कर रहा है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क से एक तार आया जिसे हम कह रहे हैं मेरु रज्जा, और उस मेरु रज्जा में आपको यार 31 गांठ बना हुआ है। दूसरा चीज, मेरु रज्जा इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको यार सुरक्षा देने के लिए जो कार्य कर रहा है वो यार आपका यार बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। और मैंने आपको बताया था कि बच्चों में रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है? 33, और वयस्कों में कितना? 26, है ना। और देखो बच्चों, आप जानते हैं, ये देखो आपके छाती के आगे जो पसली है, तो हम लोग के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां हैं। पसली कितना है? 12 जोड़ी। तो क्या क्या इसमें ध्यान रखना है कि मेरु रज्जा, स्पाइनल कॉर्ड में जोड़ों की संख्या 31 जोड़ा, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बचपन में कितना? 33, वयस्क में कितना? 26, और पसली कितना? 12 जोड़ा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? सबसे पहले समझिए वृक्क। ये वृक्क किसको कह रहे हैं हम लोग? वृक्क कह रहे हैं यार आपको किडनी को। और किडनी का काम क्या है? तो रक्त का सफाई करना। और किडनी में रक्त को साफ करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका यार नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, तभी तो किडनी के अध्ययन को हम लोग कहते हैं नेफ्रोलॉजी। पूछा जाए कि किडनी में रक्त को साफ करने का सबसे बेहतरीन, सबसे मतलब उपयोगी चीज क्या है? तो नेफ्रॉन। अब देखिए किडनी जो है उसके यार बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं यार कोर्टेक्स, और किडनी के आंतरिक भाग को हम लोग कहते हैं मेडुला, रीनल मेडुला। रीनल मेडुला क्या कहते हैं? रीनल मेडुला। अब किडनी बीमार हो जाए, उसके सारे नेफ्रॉन खत्म हो जाए, तो रक्त को फिर तो सफाई चाहिए, और तब रक्त हम साफ कर रहे हैं कृत्रिम तरीके से। और कृत्रिम तरीके से रक्त को साफ करने के प्रक्रिया को कहते हैं यार डायलिसिस। क्या कहते हैं बच्चों? डायलिसिस। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा हो और नर्सिंग के बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर कीजिए और ज्यादा ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ा रहे और आपको निरंतर क्लास मिलता रहे। निम्न में से किस बीमारी में थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है? सभी बच्चे जान रहे हैं कि घेंघा, गोइटर, है ना। और ये यार जो थायराइड ग्रंथि है इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? तो आयोडीन। और आयोडीन हम लोग यार किस माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं? तो नमक के माध्यम से। चलिए, मूत्र में लगभग यूरिया की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? प्यारे बच्चों, देखिए आपके मूत्र में 95% यार पानी है, द्रव है, जल है, और यूरिया का परसेंट कितना है? 40%। अब देखो यूरिया क्या है? तो यूरिया का सूत्र आपको है यार NH2CO NH2, है ना। यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2। और यूरिया को खोजने वाला कौन था भाई? तो बोहलर। और यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ है। यूरिया
प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ, पहला कार्बनिक पदार्थ। और बच्चों कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर कार्बन रहे। देखिए मानव शरीर में यूरिया का जो निष्कर्षण है वो आपको होता है यकृत से। पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में यूरिया कहां बनता है, यकृत में। और यूरिया में देखिए सबसे ज्यादा जो चीज है, सबसे ज्यादा जो यूरिया में चीज है वो नाइट्रोजन है बच्चों। वो है आपको कितना, 46%। कितना है, 46%। और ध्यान देना है, देखिए आपके मूत्र के अंदर जो दुर्गंध का कारण है वो यूरिया है। जब हम मूत्र त्यागते हैं तो मूत्र के साथ यूरिया आ रहा है 2%। और यूरिया जब यार हवा में रहता है तो बन जाता है अमोनिया। अब ध्यान दो कि जिस समय आप पेशाब करते हैं, मूत्र त्यागते हैं, उस समय बदबू आपको नहीं आता है, लेकिन उसके 1-2 घंटे बाद है ना एकदम बिल्कुल खराब बदबू आ रहा है, क्योंकि यूरिया कन्वर्ट हो गया किसमें, अमोनिया में। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इंजाइम्स से क्या अभिप्राय है, इंजाइम्स। तो सबसे पहला बच्चों इंजाइम देखिए एक प्रकार का क्या है, आपका प्रोटीन है। और इंजाइम जो प्रोटीन है उसको काम क्या है कि भैया जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ बदलने में इंजाइम्स आपका यार जैविक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या हुआ, जो किसी भी क्रिया को यार फास्ट कर दे या स्लो कर दे। लेकिन शरीर का निर्माता कौन है भाई, तो शरीर का निर्माता आपको प्रोटीन है। और बच्चों प्रोटीन कौन सा अम्ल है, तो प्रोटीन आपका अमीनो अम्ल है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। मानव त्वचा का अध्ययन को हम लोग कहते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी। अब खुद सोचो, अगला है पैथोलॉजी। अब आपको यार टाइफाइड हुआ है, टीबी हुआ है, डेंगू हुआ है ना, कोरोना हुआ है, कोई बीमारी किसी को हुआ है, तो ये तो जांच घर जाने से ही पता लगेगा। और जांच घर को ही कहते हैं पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी किसका अध्ययन है भाई, तो रोग का अध्ययन। पता लग जाएगा कि कौन रोग इसको होल है, रोग का अध्ययन। रोग का अध्ययन आपका कहलाएगा पैथोलॉजी। अरे तो देखो साफ साफ लिखा है डेंटोलॉजी। डेंटल, डेंटल मतलब कौन चीज, डेंटल मतलब बाबू आपका यार दांत। और देखो यार फिजियोलॉजी, आपके शरीर के बाहरी स्ट्रक्चर का अध्ययन। और आते हैं हम लोग यार नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज का रूपांतरण किसमें होता है। देखो आपका जो ग्लूकोज है, आपको भी खाना खाएं, आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, स्टार्च लिया, तो वो जटिल था। इसके लिए आपके शरीर में पाचन तंत्र बना है। और पाचन तंत्र के यार छोटी आंत में जाकर आपका ग्लूकोज, आपका जो मतलब स्टार्च था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। खाए थे स्टार्च, लेकिन यार मुंह से पचना यार चालू हुआ स्टार्च पेट में, फिर छोटी आंत में है ना, पेट में देखो स्टार्च नहीं पचता है, छोटी आंत में स्टार्च पूरी तरह से पचकर क्या हो गया, ग्लूकोज, है ना। अब क्या कर रहा है कि ग्लूकोज के रूपांतरण, तो ग्लूकोज देखो रूपांतरित होता है ग्लाइकोजन तथा यार ऊर्जा में। और किस प्रकार के ऊर्जा में, एटीपी। एटीपी में ये काम कहां हो रहा है, ग्लूकोज का ऊर्जा में परिवर्तन पिछले में हम शायद डिस्कस किए हैं। ग्लूकोज का ऊर्जा में परिवर्तन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना जी। और किस फॉर्म में होता है, तो पाइरूवेट फॉर्म में होता है, पाइरूवेरिक फॉर्म और ऊर्जा के रूप में। इसका आंसर सी होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। खसरा रोग के टीके का खोज किसने किया। प्यारे बच्चों खसरा रोग के टीके का खोज जॉन एफ एंडर्स, जॉन एफ एंडर्स और जॉन सॉल्क ने क्या खोजा, पोलियो का टीका। पोलियो आपको एडवर्ड जेनर, देखो दुनिया का पहला टीका चेचक का टीका। पूछ लिया जाए कि दुनिया का पहला टीका किस रोग का बना, तो चेचक का। तो चेचक का टीका आपको खोजने वाला कौन है भाई, तो एडवर्ड जेनर। और
खसरा का भाई जॉन एफ एंडर्स। और हमें पूरा विश्वास है कि यहां तक वीडियो में वही बच्चा पहुंचा होगा जो बिल्कुल सीरियस होगा। तो जो बच्चे यहां से जो हमको सुन रहे हैं, अपनी उपस्थिति आप कमेंट के माध्यम से कर दीजिएगा, हम समझ लेंगे कि मेरा कितना विद्यार्थी यहां तक पहुंचकर पढ़ रहा है, ताकि उसी जोश उल्लास के साथ, क्योंकि देखो हमें चाहिए पढ़ने वाला बच्चा जो रिजल्ट तक पहुंचे। तो जो रिजल्ट तक नहीं पहुंचने वाला था वो यहां तक सफर तय ही नहीं किया होगा। वही बच्चा यहां तक आया होगा जिसको यार 100% रिजल्ट लेना है। प्यारे बच्चों, दुनिया का पहला टीका चेचक का टीका जिसको खोजा एडवर्ड जेनर, पोलियो का टीका जॉन सॉल्क, और हैजा का तो मैंने बताया ही था कल, रॉबर्ट कोच, और रेबीज का टीका लुइस पास्चर, और मलेरिया का टीका, मलेरिया का टीका को खोजने वाला था रोनाल्ड रॉस। और आपको दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, क्योंकि रिवीजन क्लास है, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, और तुम्हारे मन में जैसे मैंने पेनिसिलिन बोला होगा तो आ गया होगा दिमाग में कि अरे पेनिसिलिन तो कवक से बनता है, और पेनिसिलिन को खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कालाजार रोग निम्न में से किस अंग को प्रभावित करेगा? बच्चों, कालाजार आपको यार अस्थि मज्जा को प्रभावित करेगा। देखिए, आपके शरीर में रक्त बनने का जो काम है, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, जो भी रक्त बनता है वो आपको यार अस्थि मज्जा, आपको यार बोन मैरो में ही बनता है। अब देखिए, ये जो कालाजार है आपका बच्चों, कालाजार जो है वो सिकता मक्खी से काटने से हुआ। सिकता मक्खी के काटने से आपको कालाजार हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि मादा एनोफ्लिज मच्छर से मलेरिया, मादा एंडीज मच्छर से डेंगू, है ना, क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया, और भैया सीसी मक्खी से, एक मक्खी का नाम है सीसी, जब काट ली तुमको तो समझो कि नींद की बीमारी हो जाएगी, नींद की बीमारी। ऐसा सोओगे कि 15 दिन तक उठने का ही मन नहीं करेगा। तो सीसी मक्खी से क्या भाई? तो नींद की बीमारी। सिकता मक्खी से कालाजार, और मादा एनोफ्लिज से बच्चों बोलो क्या? मलेरिया। मादा एंडीज से डेंगू, और क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया। बिल्कुल ठान लो, यहां तक आए हुए हो तो दम है, और दम है तो देखो यार, तुम बस कमेंट करके सूचित करो कि हाँ हमें कर रहे हैं, इससे कोई तो कोई पढ़ रहा है, तब पढ़ाने का मजा थोड़ा सा तेज हो जाता है ना। भले ही हम आपको नहीं देख रहे हैं, भले ही आपको हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन बच्चों तुम अगर रम के मतलब पढ़ रहे हो और यहां तक पहुंचे हुए हो तो पक्का तुम में सफलता का लक्षण है। जोश उमंग में रहो, किसी तरह के चक्कर में ना पड़ो, और ठान लो कि यार इस बार जीतना है, क्योंकि नर्सिंग में जो बहाली है आपका परमानेंट है। ये मौका को अपने हाथ से मत जाने दो। अभी जो बचा रहा है 14-15 दिन, उसमें यार संपूर्ण समर्पित कर दो, और इस टाइप का आपको चाहिए तो डेली आपको यार एक डिस्कशन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। मानव के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो देखो यार, जीवाणु है ना, उससे रोग तो होता है। कौन कौन रोग होता है बोलो तो जरा, हमने तो कविता पढ़ाया था। और जो बच्चे नए नए जुड़े हैं तो देखो नर्सिंग का सेट 1 और सेट 2 गया हुआ है, उसको देखिएगा, बहुत जबरदस्त आपका रिवीजन होगा। जीवाणु से मैंने बताया था आपको यार, टीबी, टाइफाइड, टिटनस, हैजा, प्लेग, गुनेरिया, सिफिलिस याद कीजिए। और जाके नहीं यहां तक देखे हैं तो पीछे वाला देखिए, और त्रिशूल संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी जाए आपके पास मटेरियल तो सूचना आपको मिल जाए। देखो लैक्टोबाइसिलस,
दूध को यार दही में परिवर्तित करता है, दूध को दही में परिवर्तित करता है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मिमिकोलॉजी। अब देखो जो ऑफियोलॉजी है, ये आपको यार सांप के अध्ययन को कहते हैं, सांप। माइकोलॉजी, ये आपका यार कवक के अध्ययन को कहते हैं, कवक। और प्यारे बच्चों फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी जो है ये यार शैवालों का अध्ययन है, शैवालों का अध्ययन है। उसी तरह से पोमोलॉजी, उसी तरह से आपका पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या? पोमोलॉजी आपका यार फल का अध्ययन, फल है ना जी। एंथोलॉजी फूल का अध्ययन। अरे बहुत तरह का अध्ययन है। कई आदमी ना पैसा के पीछे चिपका रहता है, वो भी वो बीमारी है ना। तो पैसा के प्रति आपका जो लगाव है उसके लिए जो अध्ययन है उसको हम कहते हैं यार फिनोलॉजी, फिनोलॉजी। तो बच्चा लोग एकदम ठान लिया है कि हरा हरा वर्दी चढ़ाएंगे शरीर पर, बुलेट पर बैठेंगे, चश्मा लगाएंगे, सब सपना साकार होगा, बशर्ते कि एकदम डूब जाओ और संपूर्ण अपना दे दो अपने तैयारी पर, कोई नहीं रोकेगा। किस वर्ग के पौधे को पादप जगत में उभयचर? देखो उभयचर मतलब होता है जो पानियों में होवे और जमीनों पर होवे। अब जानवर में तो बहुत सारा आप जान रहे हैं, कछुआ, आपको घड़ियाल हो गया, मेढक हो गया, पानियों में रहता है, जमीनों पर रहता है, पर पादप का बात कर रहा है। तो देखो ब्रायोफाइटा वर्ग का जो पौधा है वो उभयचर वर्ग का होता है। अब इसमें क्या क्या आता है आपका? इसमें यार आपको यार शैवाल आ गया, इसमें आपका यार फर्न आ गया, काई, लाइकेन। तो ये सारे क्या है? ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा कैसा है? तो उभयचर, मतलब पानी में भी होगा, जमीन पर भी होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डेविल फिश निम्न में से किस प्राणी का उदाहरण है? तो देखो डेविल फिश मोलस्का है ना। मोलस्का प्राणी में देखो क्या है कि ऊपर से यार थोड़ा सेल बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कई में सेल नहीं भी होता है। और इसमें यार 80,000 से ज्यादा प्राणी है, तो सबका जिक्र करना तो संभव है नहीं। तो कुछ मेन चीज याद रखो, जैसे यार घोंघा देखे होगे, घोंघा आपका यार स्नेल, आपका ऑक्टोपस, कटल फिश, तो नोट भी करते रहिएगा। घेंगा, स्नेल, ऑक्टोपस, कटल फिश, आपको डेविल फिश, ये सब किस वर्ग के प्राणी हैं? तो मोलस्का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और यहां आते हैं निम्न में से कौन सा ऐसा स्तनधारी है जो अंडा देता है? लो भाई, अब तक स्तनधारी में हम पढ़े थे कि अंडा देने वाला स्तनधारी को हम लोग कहते हैं प्लेटिपस। प्लेटिपस। लेकिन बच्चों प्लेटिपस तो है नहीं, तो क्या इनमें से कोई नहीं होगा? नहीं। देखो अंडा देने वाला स्तनधारी, जो स्तनधारी अंडा दे, उस स्तनधारी को हम लोग यार प्रोटोथीरिया, स्तनधारी को भी 3 वर्ग में बांटा गया है। प्रोटोथीरिया तो अंडा देने वाला स्तनधारी, लेकिन एक ही है जिसका नाम है प्लेटिपस। देखो मेटाथीरिया, तो मेटाथीरिया वो स्तनधारी है जो बच्चा तो दिया लेकिन उसका बच्चा यार पूरी तरह से मैच्योर नहीं है ना। तो बच्चे को यार सेव करने के लिए यार थैला बन जाता है। और मेटाथीरिया में थैला जैसे ही बोले होंगे तो दिमाग में आ गया होगा आपका कंगारू। और यूथीरिया, यूथीरिया है ना, जिसमें यार परिपक्व बच्चा दे, जैसे हम, गाय, बकरी, भैंस, आप है ना, शेर, शेरनी, जिराफ, ये सब किस वर्ग के स्तनधारी हैं? तो यूथीरिया। चलिए आगे आते हैं बच्चों।
माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? पिछले क्लास में हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को कौन खोजा? तो ऑल्टमैन। लेकिन नामकरण करने वाला बंदा का नाम क्या था भाई? बेंडा। और केंद्रक को कौन खोजा? रॉबर्ट ब्राउन। और प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में किए थे, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि वीडियो के यहां तक वही बच्चा पहुंचल है जिसको रिजल्ट लेना है ना? हम नहीं देख रहे हैं, फिर भी समझिए कि देख रहे हैं और फील कीजिए। पिछला क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था यार कि कोशिका को खोजा रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका ल्यूमेन हॉक, किए थे कि नहीं? विटामिन को खोजा फंक, याद करो। रक्त को वर्ग में बांटा लैंड स्टीनर। ऑक्सीन हार्मोन को खोजने वाला चार्ल्स डार्विन। ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक लिखने वाला चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन। और जंतु विज्ञान के पितामह अरस्तु। अरस्तु ने पुस्तक लिखा यार हिस्टीरिया एनिमिलिया। लेकिन बच्चों, पादप जगत के पितामह का क्या? थियोफ्रेट्रस। थियोफ्रेट्रस। और रॉबर्ट हुक जो कोशिका के पितामह हैं, उन्होंने पुस्तक लिखा यार माइक्रोग्राफिया। और वो कोशिका जीवित था कि मृत था? तुम तो यार पढ़े हो तो जरूर बोल रहे होगे, समझ रहे होगे कि रॉबर्ट हुक ने यार मृत कोशिका को खोजा था। जीवित कोशिका को खोजने वाला ल्यूमेन हॉक। तो चलिए, आपका बायोलॉजी का 15 क्वेश्चन समाप्त। अब आते हैं हम लोग फिजिक्स की केमिस्ट्री की ओर। फ्यूज तार किसका बना होता है? चलो हम चटनी क्वेश्चन, सीसा और टीन का। और सीसा और टीन से एक और चीज बनता है जिसको हम कहते हैं सोल्डर या टांका। सोल्डर या टांका। और प्यारे बच्चों, फ्यूज तार है, इसमें क्या गुण होना चाहिए? तो प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध आपका यार ज्यादा होना चाहिए। और गलनांक, गलनांक कम होना चाहिए, कम। लेकिन यार आ जाइए, इससे आपको हमेशा एक प्रश्न रहता है और थोड़ा सा इसमें आप डिस्कस कर लीजिए। देखिए, तांबा Cu प्लस Zn आपका क्या बना? पीतल। Cu प्लस Sn क्या बना? तो कांसा। और प्यारे बच्चों, Cu प्लस Zn प्लस Ni निकेल आपका क्या बना? तो जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर। और Cu प्लस Zn प्लस Sn तांबा जस्ता टीन आपका क्या बना भाई? क्या मिश्र धातु बना? तो ये आपका बना यार गन मेटल। और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाटर गैस। वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस। एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैस बिल्डिंग। गैस बिल्डिंग। लोहा क्रोमियम निकेल, बोलो लोहा क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। चलिए आते हैं, निम्न में से किसे स्ट्रेटजिक धातु कहते हैं? तो टाइटेनियम को स्ट्रेटजिक धातु कहते हैं। सिलिकॉन अर्धचालक है बच्चों, और इसका प्रयोग आपको कंप्यूटर के चिप में होता है। लेकिन याद रखें, आशा धातु यूरेनियम को कहते हैं। आशा धातु यूरेनियम को कहते हैं। और रक्षक धातु, रक्षक धातु जो है वो आपको यार रेडियम को कहते हैं, रेडियम। और बोलो रेडियम को खोजने वाला कौन? तो मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी। और भविष्य के ईंधन, प्यारे बच्चों, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। और जरा जवाब दो, इस ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व क्या है? इस ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व क्या है? तो जिसके जिसके मन में हीलियम आया तो अपने आप में थोड़ा सॉरी कहिए। और याद रखिए, इस ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का जो तत्व है
आपको हाइड्रोजन है। और जब पूछा जाए कि इस ब्रह्मांड का सबसे हल्का निष्क्रिय गैस, तब आपको कहना है हीलियम। चलिए आगे आते हैं। एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? बच्चों, एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। इसमें देखो 3 भाग HCl अब प्लस 1 भाग आपको HNO3, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात इसमें 3:1 है। और ये अम्ल का ऐसा घोल है जिसमें यार सोना भी घुल जाएगा, सोना भी घुल जाएगा, सोना भी घुल जाएगा। देखिए साधारण अम्लों में मान लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, उसमें यार सोना, चांदी, पारा, Hg, प्लेटिनम, ये प्रतिक्रिया नहीं करता है। लेकिन एक्वा रेजिया में आपको क्या है, सोना भी घुल रहा है। एक्वा रेजिया आपको 2 अम्ल के मिश्रण से बनाया जा रहा है, खतरनाक चीज, जिसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। लेकिन साधारण अम्ल में ये सब प्रतिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल मान लो है, इसमें हम मान लो सोडियम डाल दिए, इस सब के अलावा कोई धातु डालें तो उससे यार आपको जो गैस निकलेगा हाइड्रोजन गैस। पिछला बार ऐसी चक्कर दे दिया था कि तांबा को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, बच्चा फट से मार दिया हाइड्रोजन गैस। अब बोलो जब तांबा यार अम्ल से प्रतिक्रिया करवे नहीं करेगा तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, तो तांबा, चांदी, पारा, प्लेटिनम है ना, आपको अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। इसके लिए कुछ शानदार चीज बनाना पड़ेगा, उसमें 2 अम्ल का मिश्रण करके हम बनाएंगे एक्वा रेजिया, इसमें सोना भी घुल जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एल्युमिनियम का निष्कर्षण के प्रक्रम क्या कहलाता है? देखो यार, डॉन प्रक्रम से आपको यार सोडियम निकलता है। हैबर विधि से आपका निष्कर्षण होता है अमोनिया का। और प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है हॉल प्रक्रम से। और एल्युमिनियम और तांबा का एक और प्रक्रिया से निष्कर्षण होता है जिसे कहते हैं विद्युत अपघटन। लेकिन कहेगा कि लोहा का निष्कर्षण उसके अयस्क से किस प्रक्रिया से होता है? तो प्यारे बच्चों, लोहा का निष्कर्षण अयस्क से आपको यार प्रगलन, जिसे कहते हैं हम लोग अपचयन, और अंग्रेजी में से कहते हैं स्मेल्टिंग। तो लोहा का निष्कर्षण आपका प्रगलन, अपचयन या निष्कर्षण। लेकिन हॉल प्रक्रिया से एल्युमिनियम, हैबर से अमोनिया, डॉन से सोडियम, है ना। हेसन-क्लेवर प्लांट में बनाया जाता है विरंजक चूर्ण। और चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? बिल्कुल आपने सब सही किया होगा। 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, है ना जी। लेकिन देखो 6.023 × 10 के पावर 23, 6.023 × 10 के पावर 23 आपको यार, है ना, किसका मान है? तो 1 मोल का। और 9.46 × 10 के ऊपर 15 मीटर आपका है 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष। तो बच्चों, जोश में जब आ जाएं और करने को जब ठान लें तो संभव क्या है? कुछ नहीं। मन को शांत रखिए। अभी के समय में विद्यार्थियों को लगता है कि एक क्षण में लगता है कि कुछ नहीं जान रहे हैं, और एक क्षण में लगता है कि सब कुछ जान रहे हैं। बैलेंस रखिए, सब्र रखिए,
और जब घबराएं तो गहरा सांस लीजिए और कहिए कि लड़ना है और जीतना है। अगर आप हमको सुन रहे हैं तब, और सुन रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपके और हमारे बीच में एक बंधन बन सके। और जब तक यार विद्यार्थी और स्टूडेंट के अंदर बंधन नहीं बंधेगा, तब तक यार पढ़ाई बिल्कुल रिजल्ट तक नहीं पहुंचेगा। आपको मैं कहता हूं कि पिछले बार हम लोगों ने बहुत सारा यार क्लास लिया, आपको यूट्यूब पर, ऐप पर, और कई अदृश्य बच्चे सफल हुए। तो ठान लीजिएगा तो कहीं पर भी सफलता मिलेगी। निम्न में से कौन सा गुलाबी फिनोल्फ्थालीन को रंगहीन कर देगा? तो देखो, अम्ल को गुलाबी फिनोल्फ्थालीन में डालोगे तो रंगहीन हो जाएगा, और रंगहीन फिनोल्फ्थालीन में जब यार फिर क्षार डाल दोगे तो यार फिर गुलाबी हो जाएगा, फिर गुलाबी हो जाएगा। और आप तो जानते हैं कि अम्ल नीला लिटमस को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम है, और पीएच मान को खोजा सोरेनसन ने। किसने भाई? सोरेनसन ने। चलिए आते हैं, लोहे के जंग को किस अम्ल से मिटाया जाता है? तो लोहे के जंग को मिटाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। लेकिन यार दूध और दही में, दूध और दही में बच्चों कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल। देखो, बेंजोइक अम्ल घास या दूब से प्राप्त होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ का संरक्षण, जैसे कि मुरब्बा बना लीजिए, अचार बना लीजिए, खाद्य पदार्थ को प्रिजर्व करना है, जैम बना लीजिए, उसमें यार बेंजोइक अम्ल का प्रयोग हुआ। और एसिटिक अम्ल आपको किसमें मिल रहा है भैया? तो सिरका में। और प्यारे बच्चों बताइए कि इमली में टार्टेरिक अम्ल, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, और हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और चींटी के डंक में बच्चों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? तो फार्मिक, फार्मिक, फार्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संगमरमर पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस निकलेगा? तो याद रखिए, संगमरमर, चूना पत्थर, अंडे का छिलका, ये सारा चीज है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, है ना जी। और कैल्शियम कार्बोनेट पर जब यार सल्फ्यूरिक अम्ल जाएगा तो आपको जो गैस निकलेगा वो गैस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे अंडे के छिलका में आप सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए या कोई अम्ल डालिए, संगमरमर में, चूना पत्थर में, शंख में, मोती में, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट है। और कैल्शियम कार्बोनेट और अम्ल के प्रतिक्रिया से आपका निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साइक्लोब्यूटेन निम्न में से क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखो, कल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कल वाला जो देखा होगा बच्चा ऑडियो, उसमें हमने आपको बताया था कि देखो अल्कीन और क्या अल्काइन, ये आपका यार असंतृप्त है। अल्कीन और अल्काइन आपका क्या है? असंतृप्त है, क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। और बॉन्ड का जब बात करें तो बताओ कि सबसे लंबा बंध कौन सा? तो सिंगल बंध। सबसे छोटा बंध कौन सा? तो ट्रिपल बंध। और सिंगल बॉन्ड में क्या है? तो आपको यार सिंगल बॉन्ड अल्केन में है, इसमें क्या है? सिग्मा है। लेकिन कह रहा है कि साइक्लोब्यूटेन क्या है? तो देखिए, साइक्लोब्यूटेन आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए, दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। तो ओपन चेन में आपका आया अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। लेकिन क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की बात कीजिएगा तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन बनने के लिए कम से कम यार कार्बन की संख्या 3 होना चाहिए, क्योंकि बिना 3 लाइन के तो यार कोई चीज को घेर नहीं सकते हो। तो क्वेश्चन बना कि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में कार्बन की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 3, है ना जी। अब मान लो यार हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है,
हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। तो ये आपका क्या फार्मूला बना, C कितने हैं तो 3 और H कितने हैं तो 6, तो ये बना यार C3H6 और इसको हम कहेंगे यार साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। लेकिन बात हो रहा है ब्यूटेन का, और ब्यूटेन में यार कार्बन की संख्या हमेशा कितनी होगी बच्चों 4, तो C के गो है तो 4 गो, और 4 गो C है तो हर के पीछे यार H2 है। देखो यहाँ पर तो ज्यादा टाइम नहीं रहता है कि बहुत अच्छे तरीके से समझा सकें, लेकिन शॉर्टकट में जो बच्चा पढ़ा हुआ है जरूर समझेगा। तो जो साइक्लोब्यूटेन आ गया इसमें यार सिंगल बॉन्ड है और ये क्या है आपका संतृप्त है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक होगा। देखो जब यार दे रहे हो नर्सिंग का तो समझो कि क्वेश्चन का लेवल इजी भी रहेगा, मध्यम भी रहेगा, और कुछ क्वेश्चन का लेवल आपको कॉन्सेप्ट पर भी आधारित रहेगा, है ना। तो आवर्त सारणी में जब वर्ग में आप ऊपर से नीचे आते हैं, आवर्त सारणी में जब वर्ग में आप ऊपर से नीचे जब आते हैं तो यार परमाणु त्रिज्या आपका बढ़ते जाता है। याद रखिए आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या आपका बढ़ते जाएगा। अब देखो यार हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और सीजियम, सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये किस वर्ग का प्राणी है। तो ये पहला वर्ग का प्राणी है। और सबसे यार पहले ऊपर कौन है, हाइड्रोजन। क्या हो गया जी, हाँ उड़ गया। चलिए सबसे पहले देखो यार आपका क्या है, हाइड्रोजन। फिर यार पहले वर्ग में दूसरा क्या है तो लिथियम, जिसको आप कहते हैं यार सबसे हल्का धातु। लिथियम के बाद क्या भाई तो सोडियम, और सोडियम के बाद क्या है तो पोटेशियम, पोटेशियम के बाद क्या है तो सीजियम। तो आप देखो यार ऑप्शन में आपका हाइड्रोजन था, लिथियम था, है ना, सोडियम था और सीजियम था। तो किसका आकार बड़ा होना चाहिए। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यार इसमें जो सीजियम है सबसे नीचे, इसका आकार सबसे, परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा होगा। तो आज के लिए क्या जाने कि आवर्त सारणी में वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा और नीचे से ऊपर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगा। चलिए हमको सिखा दीजिएगा जी, गायब हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में किस विषैले गैस का प्रयोग हथियार के रूप में हुआ तो बच्चे मस्टर्ड गैस, है ना जी। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है आपका वो यार भोपाल त्रासदी में निकला, भोपाल त्रासदी में, साइलेंट कर दीजिए मोबाइल। भोपाल त्रासदी में आपको यार कार्बाइड फैक्ट्री में 1984 ईस्वी में आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकला, और जिस डायरेक्शन में हवा बह रहा था उस डायरेक्शन के करीब यार हजारों लोग इसके कारण मरे गए। देखो मिथाइल मरकैप्टन आपको एलपीजी में गंध के लिए, एलपीजी में गंध के लिए, एलपीजी में गंध, मिथाइल मरकैप्टन। और देखो यार मिथाइल मरकैप्टन का जो मेन चीज है वो आपको है सल्फर। तो क्या जाने कि भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड, दूसरा विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस, एलपीजी में गंध के लिए मिथाइल मरकैप्टन, एलपीजी का मुख्य चीज ब्यूटेन, और एलपीजी में गंध के लिए जो मिथाइल मरकैप्टन है बच्चों उसमें हर गंध देने वाला चीज कौन है, सल्फर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठोस अवस्था में ओजोन का रंग क्या होगा तो ठोस अवस्था में देखो ओजोन का रंग गहरा नीला होगा। लेकिन गैसीय अवस्था में ओजोन, गैसीय अवस्था में ओजोन, गैसीय अवस्था में ओजोन आपको यार हल्का नीला होगा, हल्का नीला। गैसीय अवस्था में ओजोन आपका हल्का नीला। और आप जानते हैं कि ओजोन परत यार जीवन रक्षक है हम लोग का, ये हमें यार पराबैंगनी किरण से बचाता है। ये नहीं रहता तो सूर्य का सारा पराबैंगनी किरण धरती पर आ जाता और यहाँ पर जीवन संभव नहीं था। लेकिन हम लोग दुष्ट इस ओजोन परत में भी
अब यार छेद करने का काम कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो देखो आधुनिक फ्रिज में, है ना, आज के डेट में जो यूज हो रहा है वो हो रहा है HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसमें हाइड्रो मिला दिया तो यार क्लोरोफ्लोरोकार्बन थोड़ा भारी हो गया, ये ओजोन परत तक उड़ के नहीं गया। तो क्लास कैसा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो यहां तक पहुंचे हैं, है ना, आप जरूर सफल होइएगा। और आप अगर एक भी हैं और करके सफल हो जाते हैं तो मेरा अभियान चलो सार्थक रहा। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या होगा? अज्ञात, स्थिर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग शहरों के औद्योगिकरण पर निर्भर करता है। तो इसमें देखो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। ओवरऑल धरती का जब लेंगे ओवरऑल, है ना जी, तब यार नाइट्रोजन आपका यार 78%, ऑक्सीजन आपका यार 21%, और आपको आर्गन 0.93%, आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। शुष्क वर्ष निम्न में से क्या है? तो बिल्कुल यार सभी ने जवाब दिया होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस गैस की क्षमता ऑक्सीजन को तनु करने की है? ऑक्सीजन को पतला करने का? तो जान लो, ऑक्सीजन को तनु करने का काम करता है, पतला करने का काम करता है नाइट्रोजन, है ना जी। देखिए कृत्रिम श्वसन में दो चीज ऑक्सीजन के साथ यूज होता है। ऑक्सीजन के साथ कृत्रिम श्वसन के लिए दो चीज होता है यूज, हीलियम ज्यादातर, और हीलियम ऑप्शन में रहे तो क्या है, नाइट्रोजन। क्योंकि ऑक्सीजन को यार पतला कर देता है, और जो सिलेंडर चलना था आपको यार, मान लो कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑक्सीजन पर है वो, तो जो सिलेंडर चलना था 1 घंटा, लेकिन साथ में अगर हीलियम मिला देंगे तो यार वो 4 घंटा कैरी करेगा। तो चलिए आपका बायोलॉजी का भी 15 क्वेश्चन समाप्त, केमिस्ट्री के भी 15 क्वेश्चन समाप्त, और अब हम लोग आते हैं आपको यार फिजिक्स की ओर, और है न्यूटन मीटर किसकी इकाई है? देखो न्यूटन मीटर यार कार्य की इकाई है बच्चों। देखो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य क्या है? कार्य है आपका बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन मतलब कि यार दीवार को हम ठेल रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और इसमें यार कुछ विस्थापन ही नहीं हो रहा है, तो हम कार्य नहीं कर रहे हैं। कार्य का सूत्र हुआ बल गुने विस्थापन। अब देखो यार बल को क्या कहते हैं? न्यूटन। और विस्थापन को क्या कहेंगे? विस्थापन के ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर। तो खुद बोलो कि न्यूटन मीटर किसकी यार इकाई है? तो कार्य की। शक्ति का वाट, बल का न्यूटन, आवेश का कूलाम। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष में जाने से पहले रॉकेट के स्पीड में बूस्टर लगाया जाता है। क्यों बूस्टर लगाया जाता है? क्योंकि उस रॉकेट को प्लायन वेग, धरती का जो प्लायन वेग है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। और आप लोग सब जानते हैं कि धरती का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और चंद्रमा का प्लायन वेग कितना? ये भी बच्चा सब जाना, यहां तक पहुंचा है तो जान रहा है, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं बच्चों? तो देखिए वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण या एक्सेलरेशन का सूत्र क्या है? ए बराबर v माइनस यू बाई टी। देखिए आवेश के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखो विद्युत धारा को I से इंगित किया गया, और I बराबर होता है Q बटे T। यहां Q क्या है? आवेश। तो आवेश के दर को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। चलिए न्यूटन ने किस नियम के बल, न्यूटन के नियम के किस नियम से यार बल का सूत्र प्राप्त हुआ? तो बल का सूत्र क्या है? F बराबर m में, और ये मिला आपको न्यूटन के दूसरे नियम से, है ना जी। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का दूसरा नियम है संवेग में परिवर्तन का दर। संवेग में परिवर्तन का दर। चलिए आगे आ जाते हैं।
दूरबीन में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो बच्चों दूरबीन में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दूरबीन, कैमरा, माइक्रोस्कोप, आपका जो आंख है, और उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। चलिए, तो 5 फिजिक्स के भी कंप्लीट। आते हैं जीके की ओर। कौन सा प्रथम भारतीय अभिनेत्री जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो बच्चों नरगिस दत्त। आगे बढ़ जाओ। कंबाला महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? तो कंबाला भैंस का दौड़ है कर्नाटक में। और जलीकुट्टी, जलीकुट्टी आपको बैल का लड़ाई है कहां? तमिलनाडु में। और बच्चों सिग्मो फेस्टिवल गोवा में, ओनम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, बिहू असम में, बैसाखी पंजाब में, और सिग्मो कहां? तो गोवा में। और नागालैंड में एक बड़ा ही भयंकर फेस्टिवल है ना? कौन सा? जिसके मन में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो फेस्टिवल है हॉर्नबिल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? तो हैदराबाद। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। महलों का शहर कोलकाता। गुलाबी शहर जयपुर। नवाबों का शहर लखनऊ। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। जहाजों की रानी कोची। भारत में सपनों का शहर मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। और सुखना झील चंडीगढ़। रॉक गार्डन चंडीगढ़। चलिए आगे आ जाते हैं। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है भैया? तो द्रौपदी मुर्मू। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, आपका कौन? मीरा कुमार। आइए नेक्स्ट। बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो बच्चों बाघ दिवस आपको यार 29 जुलाई। लेकिन यार 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर हम सब भारतीयों को आजाद करने के लिए भारत में आए। तो 9 जनवरी प्रवासी दिवस। 12 जनवरी युवा दिवस। 15 जनवरी थल सेना दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। और 30 जनवरी शहीद दिवस मेरे प्यारे बच्चों। और 28 फरवरी तो आ ही गया हुआ दिमाग में, विज्ञान दिवस। 8 मार्च महिला दिवस। 8 मार्च महिला दिवस। और 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस। 16 अप्रैल रेल दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। और 1 मई मजदूर दिवस प्यारे बच्चों, 1 मई मजदूर दिवस। और 5 जून पर्यावरण दिवस। 1 जुलाई डॉक्टर दिवस। 11 जुलाई जनसंख्या दिवस। आगे का दिवस नेक्स्ट डे कर दिया जाएगा। क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि हम लोग के अंदर भी यार बूस्टअप आए और परीक्षा तक आपका साथ निभाते चले जाएं। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? तो धनराज पिल्ले का संबंध हॉकी से है। सूर्य मंदिर निम्न में से किस राज्य में है? तो सूर्य मंदिर आपका यार कोणार्क में है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों, पवित्र ग्रंथ गीता के रहस्य कौन रचना किए हैं? तो वेद व्यास। लेकिन यार एक पुस्तक है गीता रहस्य, गीता रहस्य, और गीता रहस्य को लिखने वाले कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और तुम सब जान रहे हो यामा के रचयिता महादेवी वर्मा, गीत गोविंद जयदेव, शाहनामा प्यारे बच्चों, शाहनामा फिरदौसी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, क्योंकि तो यार तैयार हुआ बच्चा का रिवीजन है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। और विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड एपीजे अब्दुल कलाम। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य। इंडिका मेगास्थनीज। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी।
तो क्लास में अगर आपको दम लगा हो तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और सीरियसली कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपको निरंतर क्लास मिले। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया? तो ये किया भाई मोहम्मद इकबाल ने। वंदे मातरम भैया बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया 1896 कोलकाता अधिवेशन में। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर हमारा यार राष्ट्रगान है, ये गाया गया यार 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में, है ना जी। तो पंचतंत्र कौन? विष्णु शर्मा। गीत गोविंद कौन? तो जयदेव। और पद्मावत क्या बोला मैं? मलिक मोहम्मद जायसी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो बाबर। और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, है ना जी, किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। और पानीपत के प्रथम युद्ध में ही आपको सबसे पहले यार तोप का प्रयोग हुआ। तोप का, भारत में तोप का पहला प्रयोग आपको पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। तो प्यारे बच्चों जो यहां तक पहुंचे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, आप इससे लाभ उठा रहे हैं कि नहीं। क्लास अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कराइए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए और मन से पढ़िए। आदमी जब ठान ले तो क्या चीज असंभव है, ये तो कहावत है ही कि मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। तो आप मानव हैं, आपने अगर पूरी तरह से जोड़ लगा दिया तो पत्थर पानी हो जाएगा। ये नर्सिंग का एग्जाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।